कैसे हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल में चल रहा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। चलिए चर्चा करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के विषय में। और उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो बेल आइकन घंटी का बटन है ये भी आप लोग दबाएं। और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान का भौतिक स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भाई टॉपिक कौन सा चल रहा है बताओ? टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भाई कौन सा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भाई कौन सा प्रदेश बताओ? चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है, इस प्रदेश को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जो है वो दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो उपभागों में डिवाइड किया जाता है। तो ये दो उपभाग कौन से हैं? तो आपको कहना है कि एक तो होता है, एक तो इसका जो भाग है वो आपको कहना है पश्चिमी पश्चिमी एक तो इसका भाग आ जाएगा शुष्क प्रदेश। इसको हम लोग पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश भी कह सकते हैं। एक आ जाएगा यहां पे अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ? अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा। अब आपको समझना क्या है इसमें कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश की हमें चर्चा करनी है, इस प्रदेश को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। दो भाग कौन कौन से हैं? शुष्क प्रदेश और एक होता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब आप देखोगे तो ये जो शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसके बीच में एक आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पे, को बोलते हैं 25 सेमी वर्षा रेखा। कौन सी बताओ? 25 सेमी वर्षा रेखा। भाई कौन सी रेखा बताओ? 25 सेमी वर्षा रेखा जो है वो इस प्रदेश को शुष्क और अर्ध शुष्क में डिवाइड कर देती है। और यहां पे आप लोगों को एक वर्षा रेखा देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं 50 सेमी वर्षा रेखा। 50 सेमी या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा। समझ रहे हो ना? अब देखो, बड़ा सीधा सा सिंपल सा समझना है। ये जो प्रदेश है ये तो हमारा कौन सा प्रदेश होगा? अर्ध शुष्क, सॉरी शुष्क प्रदेश। और ये कौन सा होगा? आपको कहना है अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना? अब देखो, इस प्रदेश में हम लोग चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है वो कौन सी है? तो वो बड़ी सीधी सी सिंपल सी समझ लो। देखो, ये जो आपका यहां पे प्रदेश दिखाई दे रहा है तो इसको कह सकते हो पश्चिमी बीकानेर। बोलो कौन सा नेर? पश्चिमी बीकानेर। अब ये जैसलमेर जो है वो तो आ ही रहा है, जैसलमेर, है ना? अब देखो यहां पे
ये उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आ रहा है, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आ रहा है। ये लो, कौन आ गया यहाँ पे? उत्तर पश्चिमी बाड़मेर आ गया। आपको ये चीज भी क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, ये जो बाढ़ में जोधपुर है, जोधपुर का कौन सा भाग है? पश्चिमी जोधपुर, ये इसमें आ जाएगा भाई। ये पश्चिमी जोधपुर इसमें आ जाएगा, ये जैसलमेर इसमें आ रहा है, इसके साथ साथ ये बाड़मेर आ रहा है। इधर कौन आ रहा है? पश्चिमी, ये हमारा बीकानेर आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रख लेना। और यही क्षेत्र क्या कहलाता है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहलाता। कौन सा प्रदेश? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश 25 सेमी वर्षा रेखा के द्वारा अर्ध शुष्क प्रदेश से अलग होता है। कौन से प्रदेश से? अर्ध शुष्क प्रदेश से अलग होता है, ध्यान रखना। और दूसरा प्रश्न ये ध्यान में रख लेना, इसकी ये जो पश्चिमी सीमा है ये लगती है कहां से? तो आपको कहना है ये पश्चिमी सीमा जो है वो इसकी लगती है कहां से? तो आपको ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है बताओ? पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ रेखा है। और ये प्रदेश जो है वो है कैसा प्रदेश? तो आपको कहना है यह एक रेतीला प्रदेश है। कैसा प्रदेश है बताओ? यह एक रेतीला प्रदेश है। कैसा प्रदेश है बताओ? एक रेतीला प्रदेश है। और यहां हमें क्या मिलते हैं? आपको कहना है यह एक रेतीला प्रदेश है, तो यहां हमें विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप भी देखने को मिलते हैं। तो आपको ये चीज भी यहाँ पे क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, मैं आप लोगों से यहाँ पे चर्चा करूं तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी चर्चा आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि यहां पाए जाने वाले जो बालू का स्तूप है, देखो ये जो प्रदेश, कौन सा प्रदेश हमने लिखा? शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? शुष्क प्रदेश। अब इस शुष्क प्रदेश को है ना, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इसको दो भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? दो। दो भागों में डिवाइड करोगे तो बताओ कौन कौन से दो भाग बनाओगे इसको? तो एक तो बना लेना बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। एक तो होगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोलो? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होगा। और एक होगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अरे भाई, मुक्त का मतलब है जहां पे बालू का स्तूप आपको नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये समझना है। अब देखो, सबसे पहले अपने पास आया कौन सा? बालू का, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और ध्यान रखना, यह प्रदेश जो है वो 60% लगभग बालू का स्तूप से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? 60% बालू का स्तूप से ढका हुआ प्रदेश है। तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है ना। अब देखो भाई, नाम आ रहा है क्या? बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप होते हैं तो इनको हम लोग टीले बोल सकते हैं, धरियन बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो हमें देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से ऐसे बालू का स्तूप हमने देखने को मिलते हैं जो आपको ध्यान में रखना है? ठीक है, तो देखो यहां पे एक बालू का स्तूप आता है पवना मुखी। कौन सा? पवनामुखी। और इसको बोल सकते हैं रेखी।
स्तूप। कौन से स्तूप? पवनामुखी स्तूप, है ना। एक आप कर सकते हो यहां पे अनुप्रस्थ स्तूप, एक कर सकते हो बरखान। कौन सा? बरखान स्तूप। कौन सा होगा? बरखान होगा, ध्यान रख लेना। एक यहां पे आएगा पैरा पोलिक, एक आ जाएगा तारा स्तूप, एक आ जाएगा सब्र काफिज बालू का स्तूप। कौन सा बताओ? सब्र काफिज बालू का स्तूप। आपको ये भी ध्यान में रख लेना है ना। एक आता है नेटवर्क स्तूप। कौन सा स्तूप? नेटवर्क स्तूप। एक हो सकता है नेबखा। कौन सा हो सकता है? नेबखा स्तूप हो सकता है। कौन सा हो सकता है बताओ? नेबखा स्तूप आपका हो सकता है, आपको ये भी ध्यान में रख लेना है ना। तो इस तरीके से हमें कुछ बालू का स्तूप देखने को यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो, है ना। तो आपको हमें जो है अब इन एक एक के विषय में क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो देखो सबसे पहले जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है हमारे पास? पवनामुखी। कौन सा बताओ? पवनामुखी पहला है, पवनामुखी, है ना। इसको क्या कहते हैं? रेखीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेखीय स्तूप, ठीक है। कैसे ध्यान रखना है? ये जो स्तूप होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो आपको कहना है पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, है ना। कैसे बोलो? पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? रेखीय, रेखीय स्तूप। भाई पवन के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप रेखीय स्तूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? रेखीय स्तूप कहलाते हैं। इस तरीके से समानांतर पवन के यूं बनते हैं ये, ठीक है। तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं, तो आपको समझना है इनको क्या कहते हैं। पवनामुखी भी कहते हैं, और इनको जो है हम लोग रेखीय भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको जो है अपन कह सकते हैं अनुदैर्घ्य स्तूप भी कह सकते हैं। कौन सा स्तूप बताओ? अनुदैर्घ्य स्तूप भी इसको कहा जा सकता है ना। और इसी अनुदैर्घ्य स्तूप का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टीफ। क्या बोलते हैं? स्टीफ, है ना। ये अनुदैर्घ्य का ही एक पार्ट माना जाता है। और दूसरी बात, ये जो पवनामुखी स्तूप होते हैं ये हमें पाए कहाँ जाते हैं? तो बड़ा सीधा सा बोलना है, जैसलमेर, जैसलमेर, इसके साथ साथ बाड़मेर, और इसके साथ साथ जोधपुर में। कहाँ पे बोलो? जोधपुर में। भाई ये कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? जोधपुर में मिल जाएंगे। कौन से बालू का स्तूप बोलो? पवनामुखी। कौन से? पवनामुखी। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो देखो बड़ा सीधा सा सिंपल सा बात करूंगा
यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कौन, जैसलमेर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन, जोधपुर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन, बाड़मेर, है ना। तो जैसलमेर बाड़मेर वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पवना मुखी, है ना। कौन सा स्तूप दिखाई देगा बताओ, पवनामुखी बालू का स्तूप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि आपको बड़ा सीधा सा सिंपल सा याद रखना है। दूसरा देखो, यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो एक बालू का स्तूप हमारे सामने आएगा, और वो कौन सा आएगा, तो आपको कहना है 2 नंबर, परखान, है ना। कौन सा, परखान, है ना। इसको आप लोग जो है पर छान भी कह सकते, क्या कह सकते हो, बरछान। देखिए यहां से प्रश्न बना था 2009 में, संस्कृत विभाग में 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकली थी, और वहां पे इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न यही पूछा गया था कि बरछान क्या है। अब बरछान क्या है तो आपको कहना, प्रश्न ये पूछा था बरछान क्या है, तो आपको कहना है बरछान जो होता है वो एक बालू का स्तूप होता है। क्या होता है बताओ, बालू का स्तूप होता है, कौन, बरछान। एक और चीज समझ लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो बरखान होता है, इसको हम लोग जो है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्रा, अर्धचंद्राकार स्तूप भी कहते हैं। कैसा स्तूप कहते हैं बताओ इसको, इसको अर्धचंद्राकार स्तूप भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं बताओ, अर्धचंद्राकार भी स्तूप कहते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है भाई, ये जो स्तूप होता है ना, ये सर्वाधिक सर्वाधिक गतिशील होता है। क्या होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है, और इसे इसलिए सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। भाई इसकी गति जो होती है ना, वो क्या होती है, बड़ी तेज होती है, और जल्दी ये आगे बढ़ता है ना। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई लगभग अगर देखोगे तो 10 से 20 मीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है ना। और आप लोग कह सकते हो 100 से 200 मीटर के बीच इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये इसकी क्या है, ऊंचाई, क्या है बताओ, ऊंचाई। और ये इसकी क्या हो जाएगी, तो आपको कहना है चौड़ाई। क्या हो जाएगी, चौड़ाई। कौन से स्तूप की, बरखान की। बरखान को ही क्या कहते हैं, बरछान कहते हैं। तो आपको ये चीज भी समझ लेनी है। अब ये मिलेगा कहाँ पे, हमको ये ध्यान में रख लेना है। इस प्रकार के बालू का स्तूप देखो कहाँ मिलेंगे, विस्तार देख लो इनका, कहाँ पे मिलेगा आपको। तो एक तो मिलेगा हालेरी, ये चूरू में है। कहाँ पे बताओ, चूरू, है ना। टूण करण सर बीकानेर में है, करणी माता भी बीकानेर में है, सूरतगढ़ गंगानगर में है, गंगानगर में है। इसके अलावा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हनुमानगढ़, झुंझुनू। यहाँ पे आपको इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के, तो आपको कहना है हमारा बरखान प्रकार का जो बालू का स्तूप है वो देखने को मिलेगा। देखो ध्यान रखना, ये हमें कैसा दिखाई देता है, कटे हुए चांद की तरह दिखाई देता है। जैसे ये यूं मान लो इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से दिखाई देता है यूं, ये कटे हुए चांद की तरह ही दिखाई देने वाला बालू का स्तूप होता है। इसलिए इसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है। और ये सबसे सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक खतरनाक इसको माना जाता है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है।
अगला स्तूप देखो, अगले स्तूप की हम लोग चर्चा करें तो हमारे सामने आता है अनुप्रस्थ। कौन सा बताओ? अनुप्रस्थ, है ना। ध्यान क्या रखना है, अनुप्रस्थ क्या होता है? आपको कहना है वायु के ठीक समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। भाई कैसे स्तूप हैं बताओ? तो आपको कहना है वायु के ठीक समकोण पर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं, है ना। हवा चलती रहती है और उसके बाद में जो है एक समकोण के ऊपर जाकर के, मतलब कोई भी अवरोध हो सकता है जिसकी वजह से वहां पे जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन से बनते हैं? आपको कहना है अनुप्रस्थ। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं ना, अपने राजस्थान के मरुस्थल का जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है, वहां मिलते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये जो बालू का स्तूप है आपको मिल जाएगा कहाँ पे? बीकानेर, गंगा नगर में मिल जाएगा, हनुमानगढ़ में मिल जाएगा, चूरू में भी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? चूरू में। कौन सा स्तूप बताओ? अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ। तो आपको ये चीज भी क्या कर लेनी है? समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक स्तूप आएगा आप लोगों के पास, पैरा। कौन सा? पैरा पोलिक स्तूप, पैराबोलिक स्तूप। तो आप यूं कह सकते हो अ, संपूर्ण मरुस्थल में देखा जा सकता है। संख्या में सर्वाधिक हेयर पिन की तरह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? हेयर पिन की तरह दिखाई देते हैं, ये इनकी विशेषता है। दूसरी बात देखो, ये कहाँ बनते हैं? जैसे आप लोग कहोगे ये ज्यादातर वृक्षों के पीछे बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृक्षों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। जैसे यहाँ से ये चला तो इस तरीके से यहाँ पे ये बालू का स्तूप बन गया। ये जो है इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया? बालू का स्तूप बन गया। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। और ये संपूर्ण मरुस्थल में देखे जा सकते हैं, बड़े वृक्षों के पीछे इस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रख लेना है। फिर देखो अगला आएगा जो आपको ध्यान में रखना है, तारा स्तूप। कौन सा स्तूप? तारा स्तूप। देखो यहां से प्रश्न बना है फर्स्ट ग्रेड में। किसमें बना है? फर्स्ट ग्रेड में यहां से प्रश्न पूछा गया है, जो आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब भाई फर्स्ट ग्रेड में यहां से जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न कौन सा पूछा गया है? तो ये ध्यान में रखना। ये पूछा यही गया था कि भाई तारा जो स्तूप है वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो देखो ध्यान क्या रखना है, ये जो तारा स्तूप होती हैं एक तो मोहनगढ़। कौन सा गढ़? मोहनगढ़। और ये मोहनगढ़ जो है और एक पोखरण, मोहनगढ़ पोखरण,
ये कहाँ पे है? तो आपको कहना है जैसलमेर में है ना। और एक आपको पूछा जाएगा तो आपको कहना है सूरतगढ़। कौन सा गढ़? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ पे है? तो आपको कहना है गंगा नगर में। सूरतगढ़ कहाँ पे है बताओ? गंगानगर। भाई सूरतगढ़ गंगानगर में जो है वो विशेष रूप से ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। कौन से? तारा। अब ये तारा स्तूप हमें पाए कहाँ जाते हैं? ज्यादातर अगर देखोगे स्टार के जैसे दिखाई देते हैं। तो आप यूं भी कह सकते हो हमादा प्रकार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। हमादा मरुस्थल में पाए जाते हैं। कौन से मरुस्थल में पाए जाते हैं? हमादा मरुस्थल में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कैसे? देखो होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक पहाड़ी है ना। तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो मरुस्थलीय भाग है, कौन सा भाग है? मरुस्थल, क्योंकि बीच में तो है ही ना। अब होता क्या है कि इधर से जो वायु आएगा यूं, ये जो खाली जगह है यहाँ से वायु आ गया, इधर से वायु आ गया, इधर से वायु आ गया और इधर से वायु आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बालू का स्तूप जो है वो बन जाते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रख लेना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही आपका कहलाता है तारा स्तूप। मतलब कैसा दिखाई देता है? तारे के समान दिखाई देता है, स्टार के जैसा दिखाई देता है। तो ये होता है हमारा बालू का स्तूप। तो आपको ध्यान में रख लेना है कौन सा है? तारा स्तूप। कौन सा बोलो? तारा स्तूप। आपको इस तरीके से ध्यान में रख लेना है। फिर देखो अगला जो आ रहा है वो आप लोगों के पास आ रहा है, बड़ा सीधा सा सिंपल सा, ध्यान रखना। नेटवर्क स्तूप। कौन से स्तूप बताओ? नेटवर्क स्तूप, है ना। ये मरुस्थल के उत्तरी भाग में। कौन से? मरुस्थल के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। भाई ये जो स्तूप है ना, कौन से बताओ? नेटवर्क। नेटवर्क जो बालू का स्तूप है मरुस्थल के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। और ये कहाँ तक विस्तृत है? देखो ये हमारे हनुमानगढ़ से लेकर, किससे लेकर के? हनुमानगढ़ से लेकर के हिसार, भिवानी, हरियाणा तक विस्तृत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखा आपने? ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप होता है ये हमें मरुस्थल के उत्तरी भाग में मिलते हैं और हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा में तक ये विस्तृत हैं। कौन से स्तूप? नेटवर्क बालू का स्तूप। ये आपको ध्यान में रख लेना है। और ये नवीन प्रकार के बालू का स्तूप भी माने जाते हैं, जो कि आपको समझना है। दूसरा देखो यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूं, एक है सब्र काफिज। कौन सा बताओ? सब्र काफिज, है ना। ये कहाँ बनते हैं? तो आपको कहना छोटी छोटी घास व झाड़ियों के पीछे बनते हैं। कहाँ बनते हैं बताओ? छोटी छोटी घास या झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का जो स्तूप होते हैं उनको ही क्या कहते हैं बताओ?
शब्र काफिज कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्र काफिज कहते हैं, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा देखो, एक होता है नेबखा। कौन सा? नेबखा। और ये जो नेबखा होता है ना, ये भी छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे बनता है। झाड़ियों के बनने वाला। भाई जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, ये भी उनके पीछे बनता है, और इसलिए उसको क्या कहते हैं? नेबखा कहते हैं, है ना। अब एक प्रश्न बनेगा कि मान लो आपको सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है, उनको एक ही जगह पे देखना है। क्या देखना है? एक ही जगह पे देखना है, तो कहाँ जाना पसंद करोगे राजस्थान में? ये जो बालू का स्तूप होते हैं, इनको आपको एक ही जगह पे देखना है। तो एक ही जगह पे आप देखोगे तो कहाँ देखोगे इनको, आप मुझे ये बताइए। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो आपको कहना है राजस्थान में जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं। क्या देखे जा सकते हैं? सभी प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पे देखे जा सकते हैं। कहाँ पे बताओ? तो आपको कहना है जोधपुर में। तो जोधपुर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप हमें देखने को मिल जाते हैं। तो याद क्या रखना है? हमने अभी चर्चा की है बालू का स्तूप की। किसकी की है बताओ? बालू का स्तूप। कौन कौन से बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, तो ये समझना है आप लोगों को यहाँ पे जरूरी। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे हम बात करें तो हमारा जो 2 नंबर है, भाई बी है इसमें, वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। भाई कौन सा क्षेत्र? तो आपको कहना है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताओ? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मतलब वह क्षेत्र जहां पे बालू का देखने को नहीं मिलते हैं। वह क्षेत्र कौन सा है, तो वो हमें जानना यहाँ पे पड़ेगा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र लगभग कितना है? 40% है। कितना बताओ? 40%। देखो बड़ा सिंपल सा समझो इसको, है ना। जैसे मैं कहूं आप लोगों को इस तरीके से, हमारा जो राजस्थान है वो आप लोगों को दिखाई देता है। ये हमारा राजस्थान है ना। और हमारे राजस्थान में विशेष रूप से अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पे जैसलमेर देखो, यूं आप लोगों को देखना है, यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई देती है ना। अब ये जो जगह है ना, देखो यहाँ पे, ये तो क्या है? फलोदी। और फलोदी आप लोग जानते हो किसका है? जोधपुर का, है ना। अब यहाँ पे है बालोतरा। और बालोतरा किसका है बता सकते हो? बाड़मेर का। किसका बोलो? बाड़मेर का। और इधर आपको देखने को मिलेगा पोकरण। और पोकरण किसका है? जैसलमेर का है। पोकरण किसका हुआ? जैसलमेर का, है ना। अब ध्यान में रखना, अब यही जो क्षेत्र है ना, यही तो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलो? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मतलब यहाँ पे हमें बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। कहाँ पे?
लोधी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और पोखरण जैसलमेर के बीच का ये भाग है ना। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए प्रश्न बनेंगे, तो प्रश्न हमारे लिए कौन कौन से बनेंगे वो आपको देखना है। तो देखो एक प्रश्न तो यहाँ पे बड़ा सीधा सा बनेगा, रन टाट तल्ली, ये प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न बन जाएगा पलाया झील, कौन सा बोलो, पलाया झील बन जाएगा। एक बना लो यहां पे हमादा, एक बन जाएगा रेग, एक बन जाएगा ईग, या इसको अर्ग भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अर्ग बोल देते हैं, ठीक है। एक यहां पे आपको मिलेगा इंसेल बरग, क्या मिलेगा बताओ, इंसेल बरग मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कहना है बजाड़ा, एक मिल जाएगा बालसन, क्या मिलेगा, बालसन मिलेगा, है ना। एक आपको यहाँ पे देखना है रेगिस्तान का जल महल, ये ध्यान रखना। एक मिल जाएगा लघु माउंट आबू, कौन सा बताओ, लघु माउंट आबू, समझना इसको, है ना। लघु माउंट आबू किसको कहते हैं, है ना। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फोसिल्स पार्क भी देखने को मिलेगा, है ना। और क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा लाठी सीरीज, और क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, राष्ट्रीय मरु उद्यान भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, वो भी ध्यान रखना, है ना। देखो यहाँ पे आपको चिड़िया टूक की पहाड़ियाँ, त्रिकुट पहाड़ियाँ, सिवाना सिवाना की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ। देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमें क्या करने हैं, हल करने हैं, है ना। देखो यहाँ पे हम लोग चर्चा करें तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले एक प्रश्न बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है रन टाट तल्ली, कौन सा बन रहा है बताओ, रन टाट तल्ली प्रश्न बनेगा। कैसे याद रखना है, आपको कहना है दो बालू का स्तूप के बीच स्थित
निम्न भूमि। कैसे देखो, मान लो ये इस तरीके से एक बालू का स्तूप है और इस तरीके से ये तो क्या है, स्तूप। ये भी क्या है, स्तूप। और ये क्या है, इसको बोलते हैं निम्न भूमि, है ना। और ये जो निम्न भूमि है ना, दो बालू का स्तूप के बीच स्थित निम्न भूमि को ही क्या कहते हैं? तो आपको कहना है इसी को कहा जाता है रन टाट तल्ली। क्या कहा जाता है बताओ? इसको कहा जाता है रन टाट तल्ली। दो बालू का स्तूप के बीच स्थित निम्न भूमि, ये ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न देखो, अगर इस भूमि में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है तो यहां पे एक झील का निर्माण होता है, और जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, पलाया झील कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पलाया झील। और पलाया झील की सीधी सी डेफिनेशन लगा सकते हो, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के समय बनने वाली अस्थायी झीलें। अरे कौन सी बोलो? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के समय बनने वाली अस्थायी झीलें जो होती हैं वो ही क्या कहलाती हैं बताओ? पलाया कहलाती हैं। इसको क्या बोलोगे? पलाया झील बोलोगे। तो आपको ये भी समझ लेना है। तो ये जो रन टाट तल्ली है ये अपने को देखने को मिलता है। अब प्रमुख रन क्षेत्र कौन कौन से हैं ये ध्यान रख लेना। देखो, एक तो आएगा भाकरी, ये रन क्षेत्र है। बाकरी है, पोकरण है। ये कहां पे है? तो आपको कहना है जैसलमेर में है ना। अब देखो एक कौन सा है, बाप। ये बाप रन क्षेत्र कहां पे है? तो आपको कहना है जोधपुर में है। एक कहना है थोब, कौन सा बताओ? थोब। अब थोब कहां पे पाया जाता है? बाड़मेर में। देखो ये रन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रन क्षेत्र है। यही समझना है आपको। भाकरी पोकरण जैसलमेर में है, और सबसे बड़ा रन क्षेत्र पोकरण है। बाप जोधपुर में है। थोब कहां पे है? बाड़मेर में है। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्या कर लेनी है, ध्यान में रख लेनी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे चर्चा करूं, एक प्रश्न आएगा, हमादा मरुस्थल। देखो हमादा क्या है, हमादा क्या है आपको ये समझना है। चट्टानी मरुस्थल को हमादा मरुस्थल कहते हैं। कौन से मरुस्थल को? चट्टानी मरुस्थल को हमादा मरुस्थल कहा जाता है। देखो ये सारा मरुस्थल से ली हुई शब्दावली है। कौन सी? हमादा। ध्यान रखना क्या कहेंगे उसको, हमादा कहेंगे। ये आपको जरूर समझ लेना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे, ये मिलेगा कहाँ पे, है ना। जैसे अपन कहें लोदरवा है, तो ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार का बाड़मेर में भी आपको देखने को मिल सकता है ना। तो ये अपने को चट्टानी मरुस्थल, इसको ही क्या कहेंगे, हमादा कहेंगे। एक आता है रेग। रेग क्या होता है ना। कंकरीला व पथरीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कंकरीला व पथरीला मरुस्थल। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको कहना है बाड़मेर है, जैसलमेर है, जालोर में भी मिल सकता है, जोधपुर में भी मिल सकता है। तो इसको क्या बोलोगे आप? रेग बोलोगे, है ना। क्या बोलोगे? रेग। एक आया ईग। क्या आया? ईग। क्या इसको बोला? अर्क।
आपको कहना है संपूर्ण रेतीला मरुस्थल। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाएगा? एग कहलाएगा। तो ये भी आपको समझ लें है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। इंसेलबर्ग, जर्मन शब्दावली, है ना? कौन सी शब्दावली? जर्मन शब्दावली, है ना? रेगिस्तान में पाई जाने वाली अवशिष्ट अवशिष्ट पहाड़ियाँ। रेगिस्तान में पाई जाने वाली अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? इंसलबर्ग कहलाती हैं। तो ये ध्यान में रखना। एक आएगा बजाड़ा, है ना? क्या आएगा? बजाड़ा। देखो, दो पर्वतों के बीच स्थित निम्न भाग जहाँ जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा होता है ना? आया बालसन। कौन सा आया? बालसन। ठीक है, तो इसको आप लोग यूं समझो, तो आपको यूं समझना है, पर्वत के पास स्थित निम्न भूमि जहाँ वर्षा का जल इकट्ठा होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक पर्वत है और इसके पास में ये निम्न भूमि वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा का जल क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी। दूसरा देखो, यहाँ पे प्रश्न हम लोग बात करें, अगला प्रश्न बनता है, रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? तो देखो, रेगिस्तान का जो जल महल है ना, वो कहते हैं पटाटू का कुआ। कहाँ पे है? तो आपको कहना है बाड़मेर। पटाटू का कुआ बाड़मेर को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, जो कि आपको क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। अच्छा प्रश्न बनता है। अगला देखो बनेगा, है ना? लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? तो आपको कहना है पीपलूद बाड़मेर, है ना? पीपलूद बाड़मेर। देखो यहाँ पे क्या होता है, माउंट आबू की तरह ही अच्छी वर्षा होती है। हल्देश्वर एक जगह है, मंदिर भी है वहां पे, तो वहां पे अच्छी वर्षा होती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पीपलूद को पश्चिमी राजस्थान का आप कह सकते हो क्या? लघु माउंट आबू कह सकते हो। आपको ये भी चीज क्या रखनी है? ध्यान में रख लेनी है। एक प्रश्न आता है, लाठी सीरीज कौन सा बताओ? लाठी सीरीज। तो देखो, लाठी सीरीज क्या होती है? आपको कहना है जैसलमेर में स्थित भूगर्भिक
जल पट्टी, जैसलमेर में स्थित भूगर्भिक जल पट्टी, है ना। जैसलमेर में स्थित भूगर्भिक जल पट्टी, और कैसी है ये? मीठे पानी की। कैसी है? मीठे पानी। चलिए हम लोग एक प्रश्न और बना सकते हैं। सम गांव जैसलमेर में चंदन नलकूप स्थित से हार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? हार का घड़ा किसको कहा जाता है? चंदन नलकूप। चंदन नलकूप कहाँ पे है? तो आपको कहना है जैसलमेर में है। कहाँ पे है बोलो? जैसलमेर में है। कौन सा नलकूप? चंदन नलकूप, है ना। लाठी सीरीज किसको कहते हैं? जैसलमेर में स्थित भूगर्भिक मीठे पानी की जलपट्टी को ही क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहा करती थी, है ना। और वो सरस्वती नदी आज भी भूमिगत रूप से बह रही है, ये कहा जाता है इस क्षेत्र में। और ये मीठे पानी की एक भूगर्भिक जल पट्टी है, आपको ध्यान में रख लेना है। फिर देखो एक प्रश्न आता है, फॉसिल्स पार्क, है ना, कहाँ पे है ये? आपको कहना है आकलवुड व ब्रह्मसर जैसलमेर में विस्तृत, है ना। कौन सा बोलो? फॉसिल्स पार्क। यहाँ क्या मिला है? यहाँ 18 करोड़ वर्ष पूर्व के पेड़ पौधों के अवशेष प्राप्त हुए, है ना। मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व के यहाँ पे पेड़ पौधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? आकलवुड गांव या ब्रह्मसर जैसलमेर में। और कौन सा पार्क है? फोसिल्स पार्क है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक है, ध्यान रख लेना है। दूसरा देखो, एक आपने प्रश्न देखना है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? तो आपको कहना है जैसलमेर और बाड़मेर। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको कहना है राष्ट्रीय मरु उद्यान को, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हमने अभी किए हैं आपको ध्यान में रखने हैं। देखो यहाँ पे विशेष देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रन टाट तल्ली क्या है? तो आपको सीधी सी परिभाषा देनी है कि दो बालू का स्तूप के बीच स्थित निम्न भूमि को ही क्या कहते हैं? रन टाट या तल्ली कहते हैं, ठीक है। और अगर उस निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाता है तो वो अस्थायी झील के रूप में बन जाता है, जिसको कहते हैं पलाया झील। पलाया झील की डेफिनेशन सीधी सी है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा के समय बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? आपको कहना है रन टाट या तल्ली, या उसको अपन लोग क्या कह सकते हैं? पलाया झील कह सकते हैं। अब देखो प्रमुख रण क्षेत्र कौन सा है? भाकरी है, पोकरण है, जैसलमेर में, बाप जोधपुर में है, और थोप कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो ये ध्यान रखना। फिर देखो हमादा, चट्टानी मरुस्थल को ही क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं, सीधा समझो। रेग, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल ही क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। ईग, सॉरी, रेग जो होता है आप इसको यूं समझो कि कंकरीला मरुस्थल होता है, उसी को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है।
ईग या अर्ग किसको कहते हैं? तो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जो होता है वो ईग या अर्ग कहलाता है। इंसैलबर्ग, ये आप यूं समझ लो कि भाई एक अवशिष्ट बची हुई कुछ पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ईग या सॉरी, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इंसलबर्ग कह सकते हैं। ये एक जर्मन भाषा की शब्दावली है। और ये जो पहाड़ियां हैं ना, नुकीली पहाड़ियां, हमें बजाड़ा है या बालसन है, उनमें भी ये देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। बजाड़ा क्या होता है? तो आपको कहना है दो पर्वतों के बीच स्थित निम्न भूमि में जब वर्षा का जल इकट्ठा होता है उसको बजाड़ा कहते हैं। बालसन किसको कहते हैं? पर्वत के पास स्थित निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने पर बालसन का निर्माण होता है। रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? बटाटू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं। फोसिल्स पार्क जैसलमेर बाड़मेर में है, जहां पे विशेष रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा? 18 करोड़ वर्ष पूर्व के पेड़ पौधों के अवशेष देखने को मिलेंगे। लाठी सीरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली भूगर्भिक जलपट्टी जो कि मीठे पानी की है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर बाड़मेर में है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है, जहां पे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। त्रिकुट पहाड़ी जो है वो जैसलमेर में है, जहां पे जो है जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। शिवाना की पहाड़ियां बाड़मेर में है। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में है। और छप्पन का मैदान जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा पर्वत, ये सब कहाँ पे है? हल्देश्वर, ये सब कहाँ पे है? बाड़मेर में है। तो ये चीजें भी आपको क्या रख लेनी है? ध्यान में रख लेनी है ना। जैसलमेर में एक और बात समझना, आपको खड़ीन भी देखने को मिल सकती है। कहाँ पे? जैसलमेर में। देखो, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन का निर्माण किया जाता था। यह एक कृषि करने की पद्धति होती थी। वर्षा के जल को रोका जाता था, रोक करके भूमि तैयार की जाती थी और फिर उसमें कृषि की जाती थी। ठीक है, तो ये एक विशेष बात है। जैसलमेर खड़ीनों के लिए जाना जाता है। एक प्रश्न और बन सकता है, जैसे काजरी है, एक आफरी है, ये दोनों ही कहां पे है? तो आपको कहना है जोधपुर में है। काजरी क्या करती है? मरुस्थल के प्रसार को रोकने का कार्य करती है। और आफरी क्या करती है? ये मरुस्थल को हरा भरा करती है। ये दोनों कहां पे हैं? जोधपुर में है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है आप लोगों को, विशेष रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो आज हमने किस बात की? तो पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश की आज हमने चर्चा की। किसकी बताओ? शुष्क प्रदेश की चर्चा की। और इसीलिए मैं आज आप लोगों से यही कहूंगा कि इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ जो है आप लोग शेयर करें इस चैनल को अच्छी तरीके से। और अगली चर्चा हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, भौतिक प्रदेश में। और मैं आप लोगों को आज यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।